हेलो एंड वेलकम बैक। स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे 1919 से 39 तक में हमने 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद इसके विशेषता और इसके दोष के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ हम आज डिस्कस करेंगे गांधी जी के अभ्युदय के बारे में, किस तरह से उदारवादी चरण अहिंसात्मक चरण के रूप में गांधी जी आगे बढ़ते गए। बात की जाए 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट की, केंद्रीय सरकार में अनुत्तरदायी शासन की व्यवस्था को इसने यथावत रखा और केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय संस्था बनाया। संवैधानिक विकास में बेशक इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि यहाँ से हमारे जो संवैधानिक विकास के लिए चर्चा शुरू हुई और उत्तरदायी सरकार के गठन, उत्तरदायी शासन प्रणाली और प्रांतीय स्वशासन के लिए प्रयास किए गए। इसमें जो 1919 का एक्ट था, इसमें प्रांतीय शासन में ध्वज शासन चलाया गया। ध्वज शासन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे। भारत मंत्री के वेतन व भत्ते भी ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने लगे। अगर दोष की बात की जाए तो इसमें सीमित मताधिकार दिया गया। केंद्र में सदस्यों का गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद पर कोई नियंत्रण नहीं था। विषयों के विभाजन की बात की जाए, जो हस्तांतरित और आरक्षित विषय थे, इसमें भी जो विषयों का विभाजन था ये संतोषजनक नहीं था और संयुक्त उत्तरदायित्व का यहाँ पर पूर्ण अभाव था। बात आती है गांधी जी के अभ्युदय की, वेरी इम्पोर्टेंट। इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय जो राष्ट्रवाद के आंदोलन में और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के जो योगदान है, इसके लिए गांधी जी के अभ्युदय, गांधी जी के जो पर्टिकुलर जो कार्य किए गए वो अविस्मरणीय है। इसके लिए तो गांधी जी के जितने कर भी इवेंट रहे, चाहे ये खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो, या जो भी मूवमेंट गांधी जी ने लीड किए, वहाँ पर सफलतापूर्वक उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपने इरादे रखे और इसमें सफलता हासिल की। गांधी जी के हृदय में गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर स्थान में हुआ। सर्वप्रथम गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला के साथ थे। इनका जो दादा अब्दुल्ला जी का मुकदमा लड़ने ये दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में जब इन्होंने देखा तो वहाँ पर रंग भेद की नीति थी। दक्षिण अफ्रीका में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये उपनिवेश था दक्षिण अफ्रीका, और वहाँ पर काले और गोरे के बीच भेदभाव किया जाता है। रंग भेद की नीति का गांधी जी ने विरोध किया। अगर रंग भेद में बात की जाए तो साउथ अफ्रीका में जो जितने भी भारतीय कार्यरत थे उनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया था। पहले वो भारतीय थे जो दक्षिण भारत से आए मजदूर थे और उन्होंने 1890 के पश्चात गन्ने के खेतों में काम करने के लिए गए थे। दूसरी जो श्रेणी थी ये मेमन मुसलमान थे, और जो तीसरी श्रेणी थी वो भारत के कुछ ऐसे मजदूर थे जो अनुबंध समाप्त होने पर भी अफ्रीका में ही रहने लगे थे, चाहे उन्होंने वहाँ पर मैरिज कर ली हो, लेकिन इनका अनुबंध खत्म होने के बाद भी ये अफ्रीका में ही बस चुके थे। बात की जाए प्रथम चरण की, प्रथम उदारवादी चरण रहा 1894 टू 1906। सर्वप्रथम गांधी जी ने रंगभेद की नीति के विरोध के लिए या भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के लिए सर्वप्रथम उदारवादी चरण चलाया, जिसमें कुछ याचिकाएं और प्रार्थना पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी समस्याओं को ब्रिटिशर्स के सामने रखा। इसी कड़ी में नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना भी की गई 1894 में, और गांधी जी ने अपना पहला पत्र इंडियन ओपिनियन पत्र निकाला साउथ अफ्रीका में। इसके बाद जो दूसरा चरण आया ये अहिंसात्मक चरण आया। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमने किसी
लक्ष्य को प्राप्त करना है कि सही साध्य के लिए साधनों का पवित्र होना आवश्यक है। ये जो लाइन है ये सिर्फ़ गांधी जी के पर्सपेक्टिव से ही सही नहीं बैठती है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी एस्पायरेंट्स हैं, दोज़ हू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज़, स्टेट एग्ज़ाम्स, वन डे एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की जब हम तैयारियां करते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा साध्य है एक टेस्ट को क्वालिफ़ाई करना। लेकिन इसके लिए हमें उपयुक्त साधनों का होना भी आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति सिविल सर्विसेज़ के लिए तैयारियां कर रहा है, तो डेफ़िनेटली उनको सबसे पहले सिविल सर्विसेज़ से रिलेटेड जो मटेरियल है, सबसे पहले सिलेबस देखना होगा। सिलेबस के बाद उन्हें देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स ट्रेंड एनालिसिस क्या है। जिस ट्रेंड्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मोर प्रोबेबली हमें उसी ओर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो अपना एक मूवमेंट चलाया, सबसे पहले उन्होंने कहा कि साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन का पवित्र होना आवश्यक है। ऐसे में जो गांधी जी ने अपने अहिंसात्मक चरण का जो 1906 से लेकर के 1914 तक का कार्यकाल रहा, इससे सत्याग्रह नाम दिया गया। इसको जो सत्याग्रह शुरू करने के लिए कारण क्या थे, ये इतना तो एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे बताता चलूँ कि जिससे कम से कम क्लैरिटी हो जाए कि गांधी जी को कैसे मूवमेंट के लिए, राष्ट्रीय मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट को बढ़ाने में किस तरह से योगदान मिला, किस तरह से उन्हें विचार आया कि उन्हें किस तरह के कार्य करने हैं। सर्वप्रथम बात की जाए साउथ अफ्रीका में जो पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया 1906 में। 1906 ये एक ऐसी स्थिति थी जो भारतीय साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, उन पर एक कानून लगाया गया कि भारतीयों के पास अंगूठे के निशान का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर किसी के पास ये प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उन्हें वहाँ दक्षिण अफ्रीका में मान्यता नहीं मिलेगी। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। इस विरोध के एवज में भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। दूसरा था कि प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर ही रोक लगा दी गई। ऐसे में जो वरिष्ठ भारतीय थे वो नटाल से ट्रांसवाल आए और 1908 में गांधी जी को भी कारागार में डाल दिया गया था। तीसरा था पोल टैक्स, वो भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान चलाना। इकरारनामे की अवधि समाप्त होने पर भारतीयों पर 3 पाउंड का कर लगा दिया गया। कहने का मतलब है कि पोल टैक्स या भारतीय जो विवाह करके जो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, इसको इकरारनामे की अवधि समाप्त होने पर भारतीयों पर 3 पाउंड का कर लगा दिया गया। ऐसे में एक तो पहले ही जो भारतीय मज़दूर वहाँ गए थे, एक तो पहले ही आजीविका का होना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जो शादी और विवाह के बाद इकरारनामा ख़त्म होने के बाद उन्हें कर देना पड़ेगा। इसको अप्रमाणित करने के विरुद्ध गांधी जी ने अभियान चलाया और इसके साथ ही जो 3 मुख्य जो ये इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ 3 चीज़ें बताई, इसके विरुद्ध गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना अभियान शुरू किया। बात आती है फिर गांधी जी की भारत वापसी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत पहुंचे और इसी दिन से 9 जनवरी को भारतवर्ष में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में गांधी जी की गतिविधियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 मूवमेंट रहे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। सबसे पहला इनका जो सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह। 1917 की ये बात है। इसे भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा के रूप में जाना जाता है। यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। लेकिन कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम सविनय अवज्ञा कौन सा था, तो ये 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था, ये प्रथम सविनय अवज्ञा था। इसमें जो इसके लिए जो कारण थे, भारतवर्ष में जो चंपारण की बात की जाए वहाँ पर 3 कठिया पद्धति थी। 3 कठिया पद्धति का मतलब है कि
3/20 भाग में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य। ब्रिटिश गवर्नमेंट के बागान मालिकों से अनुबंध था कि वो अपने क्षेत्र में 3/20 हिस्से पर नील की खेती करेंगे। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ, यहाँ से मैं सिर्फ अब कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चंपारण सत्याग्रह का क्या आउटपुट हुआ, क्यों ये शुरू हुआ और क्या परिणाम निकले। बागान मालिक जब नील की खेती करते थे तो मार्केट में नील का प्राइस अच्छा मिलता था, जिससे बागान मालिकों को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ कि जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हुआ, जिससे जो नील था ये मार्केट से खदेड़ दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ भारतवर्ष की बात करूँगा कि भारतवर्ष में अगर अपने क्षेत्र में कोई उपज होती है और वो तो यहाँ ऑटोमेटिकली सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर फ़ॉरेन से आयात होगा तो हम लोग उसको दरकिनार करेंगे। ऐसा ही सेम हुआ कि भारतीय जो नील था वो मार्केट से दूर हो गया, क्योंकि जब 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हुआ तो वो सस्ते मिलने लगे। ऐसे में क्या हुआ, बागान मालिकों ने नील की खेती करना बंद कर दी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने लगान की वृद्धि कर दी। ऐसे में एक किसान हैं, बिहार से थे, राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। फिर गांधी जी चंपारण गए और गांधी जी ने 3 कट्ठिया पद्धति को समाप्त करने और अवैध वसूली का 25% किसानों को लौटाने के लिए ब्रिटिश को बाध्य किया गया। ऐसे में जो पहला सत्याग्रह रहा इनका वो सक्सेसफुल रहा। इसके बाद बात आती है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की। ये बात 1918 की है। इसे गांधी जी के प्रथम भूख हड़ताल के रूप में जाना जाता है। ये जो विवाद था ये प्लेग बोनस पर विवाद था। ये मिल मालिकों और मजदूरों के बीच था। जब अहमदाबाद में प्लेग हुआ तो ऐसे में जो मजदूर और मिल मालिक थे इनके बीच बोनस के लिए तनातनी हुई। जो वर्कर थे, जो मजदूर थे, ये 50% बोनस की मांग कर रहे थे, लेकिन मिल मालिक 20% ही बोनस देने के लिए तैयार थे। ऐसे में गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल में जाने और उन्हें 50% की जगह 35% बोनस की मांग करने को कहा। और अंत में क्या हुआ कि जो मिल मालिक थे वो 35% बोनस देने के लिए राजी हो गए। इसके बाद जो तीसरा मूवमेंट था वो था 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह। इसे प्रथम असहयोग के रूप में जाना जाता है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में भीषण दुर्भिक्ष जो गुजरात के खेड़ा में आया, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, पर फिर भी सरकार ने मालगुजारी वसूलना जारी रखा। लेकिन गांधी जी ने सबसे लगान ना देने की गुजारिश की। जैसे ही लगान ना देना बंद किया गया तो सरकार द्वारा किसानों की मवेशी और संपत्ति को जब्त कर दिया गया। लेकिन अंततः सरकार ने किसानों से समझौता किया और 1 साल के लिए उनका कर माफ़ कर दिया गया और आगामी कर दरों में कमी की गई और जितनी भी संपत्ति जब्त कर दी गई थी वो दोबारा वापस किसानों को दे दी गई। तो ये जो 3 आंदोलन थे, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, ये तीनों सक्सेसफुल इवेंट महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुए। इसके बाद बात आती है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की बात की जाए, रॉलेट एक्ट का गठन हुआ था कि भारतवर्ष में जो उग्रवादी दल थे, क्रांतिकारी संगठन थे, क्रांतिकारियों की गतिविधियों के मध्यम सरकार के खिलाफ किस तरह का षड्यंत्र चलाया जा रहा है, इसका पता लगाने के लिए सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की गई थी। और इनको कहा गया कि अगर कोई क्रांतिकारी गतिविधि हो रही है, इनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इसके लिए जो समिति की समीक्षा सिफारिशें हुई
इसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके तहत ऐसे न्यायालय की स्थापना की गई जहां ना कोई अपील दी जा सकती है, ना कोई दलील की जा सकती है। इस एक्ट को बिना दलील, बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह सभा का गठन किया और इसका विरोध किया। बात आती है फिर नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। दरअसल 9 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और सत्यापाल जो नेता थे इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था और इन्हें बाहर भेजा जा रहा था, जिससे लोगों में रोष हुआ और जो सत्याग्रही थे वो अपने नेताओं को बाहर भेजे जाने का विरोध कर रहे थे। लेकिन स्थिति को सुधारने के लिए उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया गया, जिसकी जिम्मेवारी जनरल डायर को सौंप दी गई थी। 13 अप्रैल 1919 को इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन वो किस लिए इकट्ठे हुए थे उन्हें इस बात का कोई भी जायज़ा नहीं था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया गया है। लेकिन जो 10 अप्रैल की गोलीबारी हुई थी उसकी निंदा करना और रॉलेट एक्ट की समाप्ति के लिए प्रयास करना और बैसाखी को मनाना, इसके लिए क्या हुई थी, पब्लिक इकट्ठा हुई थी जलियांवाला बाग में। लेकिन इसी बीच जहाँ पर भी वो लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, जनरल डायर ने गोलीबारी के आदेश दे दिए और जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी और शंकर राम नायर जी ने वायसराय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो स्पेक्ट्रम बुक से मैंने कंटिन्यू जो प्रोसेस में चलाया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हंटर आयोग, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। आई होप आप सबको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।